हेलो स्टूडेंट, आज हम युग्मकोद्भिद का विकास एवं संरचना का अध्ययन करेंगे। जो आपके 12th क्लास की बायोलॉजी है, इसमें सेकंड चैप्टर ये है, युग्मकोद्भिद का विकास एवं संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले चैप्टर में था आवृतबीजी पादप में जनन, जिसमें आपको जो है आवृतबीजी पादप में होने वाले जनन के बारे में बताया गया है। उसमें मेनली आपको जो है जो जनन होता है आवृतबीजी पादप में क्या होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों प्रकार का होता है। तो उसमें जो पहला चैप्टर था उसमें आपको मेनली अलैंगिक जनन के बारे में बताया गया है। अब जो दूसरा चैप्टर, तीसरा जो चैप्टर है, ये मेनली लैंगिक जनन से संबंधित है। ठीक, तो आवृतबीजी पादप में हमने शुरुआत में ही बताया था कि आवृतबीजी पादप के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं पाई जाती है। दो अवस्थाएं पाई जाती है, एक दीर्घजीवी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजाणु अवस्था बोलते हैं। ये जड़, तना, पत्ती और पुष्प में विभक्त होता है। ठीक, उसके बाद जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है वो क्या होती है, अल्पजीवी होती है, जो पुष्प के अंदर जो जनन अंग होते हैं उन्हीं के अंदर उनका निर्माण होता है। और युग्मकोद्भिद अवस्था इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि वो युग्मक का निर्माण करते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद अवस्था बोलते हैं। बीजाणुविद अवस्था इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, बीजाणुविद अवस्था बोलते हैं। तो हम युग्मकोद्भिद की विकास और संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको, क्योंकि युग्मकोद्भिद का विकास और संरचना का अध्ययन करेंगे तो इसमें हमको नर और जो मादा युग्मकोद्भिद है दोनों का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम नर युग्मकोद्भिद की विकास और संरचना का अध्ययन करेंगे। तो उसमें जब युग्मकोद्भिद का विकास की संरचना और विकास के अध्ययन की जाती है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इनका निर्माण होता है। तो आवृतबीजी पादप में जनन के लिए क्या पाया जाता है, पुष्प पाए जाते हैं। और पुष्प में नर जनन अंग होता है और मादा जनन अंग दोनों हो सकती है या अलग अलग पाए जा सकते हैं। तो पुष्प में जो नर जनन अंग भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। और पुमंग जो है बहुत सारे पुंकेसर से मिलकर बना होता है। पुमंग बहुत सारे पुंकेसर से मिलकर बना होता है। पुंकेसर को हम लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु पर्ण बोलते हैं, क्योंकि ये पत्तियों का ही रूपांतरण होता है जिसपे क्या बनते हैं, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लघु बीजाणु पर्ण बोलते हैं। एक अगर हम पुंकेसर का यानी आवृतबीजी पादप के जो पुंकेसर हैं उनका अगर हम संरचना देखने की कोशिश करें तो हमको देखने को मिलता है कुछ इस टाइप की संरचना होती है, जिसमें नीचे की तरफ डंठल नुमा संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, भूतत्व बोलते हैं। जिसके शीर्ष पे एक लोब लाइक या पानी जैसी संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। और जो परागकोश होता है इसी के अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। और परागकोश जो है दो पालियों से मिलकर बना होता है। दोनों पालियों को आपस में जोड़ने के लिए एक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, योजी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी पादप में इसी टाइप के क्या पाए जाते हैं, पुंकेसर पाए जाते हैं। कुछ पादप जैसे एक फैमिली है या कुल है जिसका नाम है मालवेसी, उसके मेंबर्स में आपको जो है परागकोश में सिर्फ एक ही पालियां पाई जाएंगी। परागकोश में एक ही पाली पाई जाएगी और उसमें एक पाली में क्या पाए जाएंगे, दो जो है प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो पराग जो मालवेसी कुल के मेंबर्स होते हैं उसके परागकोश में एक पाली, दो लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है मालवेसी कुल में। ध्यान है, यही यहाँ दिखाया गया है। पुंकेसर तीन भाग से मिलकर बना होता है, परागकोश, योजी और भूतत्व। परागकोश लोब लाइक पाली जैसी संरचना होती है, दो जो है पालियों से मिलकर बनी होती है। दोनों पालियों को आपस में जोड़ने के लिए क्या होता है, योजी होता है। नीचे की तरफ एक डंठलनुमा संरचना होती है जो उसको जो है पुष्प में जोड़े रखती है। उसके बाद परागकोश की बात करें, टिपिकल परागकोश की बात करें तो इसमें दो पालियां हैं, पाली फर्स्ट और पाली सेकंड। और हर एक पाली में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। हर एक पाली में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, प्रकोष्ठ फर्स्ट, प्रकोष्ठ सेकंड। यानी एक तरह से जो टिपिकल यानी प्रारूपिक आवृतबीजी पादप के जो पुंकेसर या परागकोश होते हैं उसमें हमको दो पालियां और हर एक पाली में दो प्रकोष्ठ मिलता है। यानी टोटल एक परागकोश में चार क्या मिलते हैं, परागकोश बोलते हैं, परागकोश के प्रकोष्ठ बोलते हैं उनको। और इन्हीं प्रकोष्ठ को हम बोलते हैं परागपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागपुट या लघु बीजाणु धानियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागपुट या लघु बीजाणु धानियां बोलते हैं। अब हम लघु बीजाणु धानी की संरचना और विकास का अध्ययन करेंगे। यानी ये लघु बीजाणु धानी की और संरचना का विकास का अध्ययन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इन्हीं लघु बीजाणु धानियों के अंदर नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। इसलिए हमको पहले लघु बीजाणु धानी की संरचना और विकास का अध्ययन करना होगा। अगर हम शुरुआत में
जो परागकोश होता है, जो तरुण अवस्था में होता है, जो ज्यादा विकसित नहीं होता, अगर उसको हम टीएस यानी अनुप्रस्थ काट कट करके देखें तो हमें कुछ इस टाइप की संरचना देखने को मिलती है। इस टाइप की संरचना देखने को मिलेगी। बाहर की तरफ जो ब्लैक कलर की सेल्स बनी है इन्हें हम बोलते हैं बाह्यत्वचा। क्या बोलते हैं? बाह्यत्वचा। और अंदर की तरफ जो आपको ब्लू कलर से जो सेल है इनको बोलेंगे क्या? ये एक तरह से आविर्भूत कोशिकाओं का समरूपी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम हाइपोडर्मल कोशिका भी बोल सकते हैं। इनके पास आगे चल के विभेदन की भी क्षमता होती है। ठीक, अब जो है विकास की आगे की अवधि में हम देखते हैं तो क्या होता है कि चारों कोने से, इस कोने से, इस कोने से और इस कोने से, इस कोने से कुछ कोशिकाएं ग्रुप में, कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती है? आकार में बड़ी हो जाती हैं। आकार में बड़ी होके हम क्या बना लेते हैं? प्रपस्थ कोशिका बना लेते हैं। क्या बनाती हैं? प्रपस्थ कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं प्रपस्थ कोशिका, इनके पास पोटेंशियल होता है कि ये विभाजन कर सकती है। और प्रपस्थ कोशिका आकाश में बड़ी होती है, इनका केंद्र भी बड़ा हो जाता है। इनके अंदर जो जीवरोग या कोशिका होता है वो भी सघन होता है। अब इसमें क्या होगा? जो प्रपस्थ कोशिका होती है इसमें परिणत विभाजन होती है। कौन सी परिणत विभाजन होती है? प्रपस्थ कोशिका में परिणत विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि जो प्रपस्थ कोशिका थी दो कोशिकाओं में चेंज हो जाती है। प्रपस्थ कोशिका दो कोशिका में विकसित हो जाएगी परिणत विभाजन। इधर देखिए आप, मान लो ये प्रपस्थ कोशिका है। अब इसमें क्या हुआ? परिणत विभाजन हुआ। परिणत विभाजन के फलस्वरूप कुछ ये कोशिकाएं ऐसे बन जाती हैं। ठीक, ये क्या थी? प्रपस्थ कोशिका थी जो बड़े आकार की होती है, जो अंदर की तरफ समरूपी कोशिकाओं का समूह होता है। उसमें से चारों कोने पे कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रपस्थ कोशिका बोलते हैं। और प्रपस्थ कोशिका में परिणत विभाजन होगा तो परिणत विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका ऊपर की तरफ, एक कोशिका नीचे की तरफ बन जाती है। तो जो ऊपर की तरफ कोशिका बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक द्वितीयक कोशिका बोलते हैं। ऊपर की तरफ जो कोशिका बनेगी उसे क्या बोलेंगे? प्राथमिक द्वितीयक कोशिका बोलेंगे। और जो नीचे की तरफ बनेगी उसे बोलेंगे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बोलेंगे। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बोलेंगे। तो आपको आगे वाले जो फिगर है उसमें यही दिखाया गया है, दो कोशिकाएं। पहले इसमें देखो एक कोशिका थी, उसी में डिवीजन हो गया, कौन सा? परिणत विभाजन हो गया। तो जो बाद बचा है उसकी तरफ कौन बन रही है? प्राथमिक द्वितीयक कोशिका। उसके अंदर तरफ कौन बन रहा है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण हो रहा है। इसके अंदर आपको बीच में जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ये क्या है? सम्मान ऊतक है जो परागकोश में पाया जाता है। और आगे और ज्यादा विकसित हो जाती है तो क्या होता है कि कुछ इस टाइप की संरचना हमको देखने को मिलती है। इस टाइप की संरचना देखने को मिलती है जिसमें एक लंब बीजाणुधानी, दूसरी, तीसरी और चौथी, चार लंब बीजाणुधानी पाई जाती है जो चार कोनों पे पाए जाते हैं। चार कोनों पे पाए जाते हैं। आपको इसमें लाइनें दिख रही है, 1 2 3 और 4 लाइनें दिख रही है। ये जो है लंब बीजाणुधानी की क्या होती है? वृत्ति है। लंब बीजाणुधानी की क्या है? वृत्ति या परागकोश की वृत्ति होती है। जो सबसे बाहर होती है उसे क्या बोलते हैं? बाह्यत्वचा बोलते हैं। उसके नीचे जो होती है उसको बोलते हैं अंतःस्थिशियम बोलते हैं। और उसके नीचे अंतःस्थिशियम के नीचे हमको 1 से 3 परत की जो है इस तरह 3 परत की जो है इस तरह पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मध्य परतें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य परतें बोलते हैं। और सबसे अंदर की तरफ हमें एक एकल कोशिका की इस तरह पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? टैपिटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैपिटम बोलते हैं। यही चीज आपको यहाँ की जो कोशिकाएं हैं एक लंब बीजाणुधानी की जो है आपको जूम करके दिखाने की कोशिश की गई, जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर कोश की संरचना भी दिखाई गई है। आप इसमें देखिए सबसे बाहर आपको जो ये स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ये वाला जो ये वाली लाइन दिख रही है, ये क्या है? बाह्यत्वचा स्तर है। क्या है? बाह्यत्वचा स्तर। जैसे हमने बोला परागकोश वृत्ति जो होती है 4 स्तरों से मिलकर बनी होती है। तो सबसे बाहर वाले जो स्तर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? बाह्यत्वचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्यत्वचा बोलते हैं। और ये जो बाह्यत्वचा होती है परागकोश को सुरक्षा प्रदान करती है। इसका काम यही है परागकोश को सुरक्षा प्रदान करना। और बाह्यत्वचा के नीचे एकल कोशिकी जो है स्तर पाई जाती है, एकल कोशिकी स्तर पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतःस्थिशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःस्थिशियम बोलते हैं। अब यहाँ एक ध्यान देना है कि जो इसकी बाहरी वृत्ति होती है अंतःस्थिशियम वाली कोशिकाओं की, वो क्या होती है? पतली होती है। लेकिन जो इसकी भीतरी वाली वृत्ति होती है ये, और जो इसकी आरी वृत्ति होती है ये थोड़ा सा मोटी होती है, क्योंकि इसमें अल्फा सेलुलोज का क्या हो जाता है? स्फुलन हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, जमा हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है बाहर वाली वृत्ति से। ठीक,
हैं वो बाहर आते हैं। तो अंतःस्थिशियम से ही क्या होता है, परागकोश का स्फुटन होता है। अंतःस्थिशियम के नीचे पाई जाती है मध्य परतें। अंतःस्थिशियम के नीचे जो है मध्य परतें पाई जाती हैं। मुख्य रूप से ये जो है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है मध्य परतें। और जो तीनों लेयर होती हैं ये मृदुतकी कोशिकाओं से बनती है, मृदुतकी कोशिकाओं से बनती है। तो इनका काम क्या होता है कि ये जो है भोजन या खाद्य पदार्थ का क्या करते हैं, संचय करते हैं। ठीक, उसके बाद सबसे अगर आपको ब्लैक कलर की लाइनिंग दिख रही है, ये देखो आपको ये जो लाइनिंग दिख रही है इसे हम क्या बोलते हैं, टैपिटम स्तर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टैपिटम स्तर बोलेंगे। जो डेवलप हो रहे लघु बीजाणु है, जो इसमें जो इसके अंदर दूसरी जो प्राइमरी बीजाणु जब कोशिका बनती है, आगे चलते लघु बीजाणुओं के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, टैपिटम वाली स्तर ही इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये जो है टैपिटम के अंदर जितना भी जगह है उसे क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। या आप बोल सकते हो कि ये पूरी जो 4 स्तर मिलती है उसके अंदर जो जगह बनते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। और इनके अंदर क्या पाया जाता है, प्राथमिक स्पोरोजिनस सेल पाया जाता है, जो डिवाइड होकर क्या बना लेती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिकाएं जो होती हैं आगे चल के समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप या तो समसूत्री विभाजन करेगी या बिना समसूत्री विभाजन के किसमें परिवर्तित हो जाती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका आगे चल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु का निर्माण कर लेता है। यानी लघु बीजाणु का निर्माण कहाँ हो रहा है, लघु बीजाणु धानियों में हो रहा है। ठीक, तो इसमें आप लोगों ने देखा कि लगभग जो लघु बीजाणु धानियां होती हैं उनका डेवलपमेंट कैसे